फैमिली में स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो हैं, बट कोई भी ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं खेल रहा। इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज फिटनेस की बात करूँ अगर फुटबॉल में, एक्चुअली सारे स्पोर्ट्स में फिटनेस चाहिए। ऐसा तो हर जगह होता है। मैं किसी भी नए क्लब में जाऊँ, जब कोच ट्रेनिंग कराता है तो उस टाइम हमें लगता है कि लाइक ये अननेसेसरी है, इतनी डाइव नहीं बनानी चाहिए। फुटबॉल में जो गवर्नमेंट जो फेडरेशन ये टीम जो एक मैचेस होते हैं, ये संतोष ट्रॉफी होती है या सब जूनियर को ये होता है, BC रॉय वगैरह होती है, इनमें इतना पैसा मिलता है आप सोच नहीं सकते। लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा सा मैं अवॉइड ही रखता हूँ। एग्रेशन डेफिनेटली होता है, जैसे हर कोई ये लाइक फुटबॉल कल्चर में है कि जब एक रोनाल्डो फैन होता है एक मेसी फैन होता है, हर कोई रहते रहता है। ये हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी रही है कि मैं रोनाल्डो फैन हूँ, मैं मेसी फैन हूँ। मुझे लगता है ऐसा पर्सनली, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट हो गया और अपने उत्तराखंड हो गया, यहाँ से प्लेयर निकलते हैं। एज एन फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, इज अ टॉप स्ट्राइकर, नॉट इन इंडिया, इज द बेस्ट इन एशिया एज वेल। एज ए ह्यूमन बींग जो मैंने उनको देखा था एक बार, सॉरी टू से दिस, बट मैंने एक बार देखी उन्हें जज करा। सो थैंक यू सो मच दिनेश भाई, पहले तो आपने अपना टाइम निकाल के मेरे पॉडकास्ट में आए। जानना चाहूँगा, बहुत से लोगों का सपना होता है इंडिया में, इंडिया की मतलब स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना, इंडिया में कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, और अब स्पोर्ट्स को तो इतना नाम मिल गया है, सभी अब कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं रह गया फैमिलीज पे कि बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं खेलना। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली मैं अगर अपने बारे में बताऊं, अपनी फुटबॉल जर्नी के बारे में बताऊं, स्टार्ट तो हमने किसी और स्पोर्ट से किया था जो इंडिया में रहती है, लाइक वन ऑफ द फेमस गेम क्रिकेट। स्टार्ट क्रिकेट से किया था। देन हमारी फैमिली शिफ्ट हुई पहाड़ से एक प्लेन्स एरिया में, लाइक फ्रॉम पौड़ी टू रामनगर। देन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, लाइक BA करा। देन फॉर माई फर्दर स्टडीज़ मैंने अपना कॉलेज चेंज करा। देन मैं रामनगर से दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में मैंने MIT यूनिवर्सिटी से अपनी मैंने BPED MPED करी। तो ड्यूरिंग माई BPED मैंने फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत जाना वहाँ लोगों से, मैंने खेला उनके साथ। टू बी ऑनेस्ट मुझे फुटबॉल का ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं फुटबॉल खेलूंगा और प्रोफेशनल प्लेयर बनूंगा और किसी क्लब को रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ तक कि मुझे फुटबॉल के जो क्लब्स हैं उनके बारे में भी नहीं पता था। लाइक अगर मैं बताऊं तो उस टाइम सुनी बाईचिंग भूटिया था, उस टाइम बहुत फेमस थे, रेदर देन किसी को मैं जानता नहीं था। तो बट मैं MIT में मैंने खेला, यूनिवर्सिटी लेवल में खेला, तो वहाँ मैं बहुत प्लेयर्स से देखे, मैंने प्रोफेशनल प्लेयर्स देखे, उनके साथ मैंने खेला। देन मुझे वहाँ से पता चला कि फुटबॉल की जर्नी में आप पैसा अर्न कर सकते हो, लाइक क्लब्स में आप पैसा कमा सकते हो। तो उनके थ्रू ही फिर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा वहाँ से। तो फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी टू दिल्ली संतोष ट्रॉफी टीम, देन उत्तराखंड टीम, देन आई लीग क्लब्स एंड स्टिल गोज ऑन। तो फैमिली में एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, कोई फैमिली में स्पोर्ट्स खेलता है? मतलब नॉर्मली तो गांव में क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल आप खेलते हैं, आपने बोला क्रिकेट सभी खेलते हैं। Yes. आप उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड में क्रिकेट हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक इंडिया, सभी जगह इंडिया में। तो आपके फैमिली में कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है? फैमिली में स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो हैं, बट कोई भी ऐसा कुछ प्रोफेशनल नहीं खेल रहा। लाइक जो हमारे जेनेटिक्स हैं, मैंने अपने पापा को देखा, पापा सारा गेम हल्का फुल्का खेल लेते हैं। जो मेरे जो दोनों भाई हैं, बेसिकली दे बोथ आर फ्रॉम इंडियन आर्मी, उनकी वहीं पे अभी जॉब है, पोस्टिंग अलग अलग जगह है। तो उनके अंदर भी जो जेनेटिक्स है वो भी सारे गेम खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, एंड कुछ भी खिला लो। तो उनके उससे ही मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जेनेटिक्स के कारण ही मैं फुटबॉल में बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जा चुका हूँ, जो कि बहुत कम टाइम पे। क्योंकि बेसिकली सारे स्पोर्ट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, जो इंडोरेंस चाहिए, जो बेसिक नीड्स है, वो सब में सेम होता है। बस आपको स्किल पार्ट पे थोड़ा काम करना पड़ता है, और स्किल के साथ साथ एक हंगर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, और डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की लेकर। तो वही चीज़ है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं रहा हमारा, कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं रहा स्पोर्ट्स से। बट हाँ, जेनेटिक्स में जो मुझे लगता है, मैंने बचपन से अपने भाई को, अपने पापा को देखा है, अपने बाकी रिलेटिव्स को देखा है, तो दे आर वेरी गुड जेनेटिक्स इन स्पोर्ट्स। स्किल कितना मैटर करती है फुटबॉल में? मतलब जैसे जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं, दे नो कि जो प्रोफेशनली नहीं खेलता उसको मतलब क्रिकेट एक नॉर्मल स्पोर्ट्स लगेगा कि बॉल आ रही है, बैट्समैन बैट चला रहा है, सेम एज फुटबॉल। जो फुटबॉल नहीं खेलते उनको है कि किक मारनी है, बॉल को आगे बढ़ाना है। मतलब स्किल, आपने जब प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट करा, आपने स्किल वर्ड यूज़ करा, कितना इंपॉर्टेंस रखता है स्किल? और क्या एक स्किल होती है कि फुटबॉल को, मतलब मैं कहूँ जैसे कि मैं क्रिकेट के टर्म में यूज़ करूँगा, कोई फ्रंट फुट डिफेंस कर रहा है या ड्राइव मार रहा है, तो उसमें स्किल लगेगी इन द सेंस कि उसको टेक्निक पता चलनी चाहिए, तभी वो उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएगा। यस, राइट। फुटबॉल में कैसा होता है ये?
इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने फ्रंट फुट ड्राइव लिया, तो मैंने बहुत ही अलग तरीके से ड्राइव लिया, मतलब आप बोलोगे कि जैसे लाइक मैंने पैर अपना कहीं और रखा, बॉडी स्टांस कहीं और रखा, आपको कैसे लगेगा देख के? आप बेकार क्या लगेगा। सोचोगे? अब लगेगा कि प्रोफेशनली नहीं खेल रहा। तो सेम चीज, स्किल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, मैंने बॉल किक करा, तो मैं किक मारने के तरीके से आइडिया लगा लूंगा कि ये प्रोफेशनल प्लेयर है या अभी अमेचर प्लेयर है। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लब के, मतलब लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये स्पोर्ट्स में होता है। मैंने अगर आपको देखा खेलते हुए, तो जो आपका पहला इंप्रेशन है, जो आप पहली चीज जो मैंने देखा आपको, मैं उससे आपको जज कर लूंगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, जो कि कहीं ना कहीं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि अगर आप देखो जैसे धोनी है, उनका खेलने का तरीका ही बहुत अलग है, और बाकी प्लेयर देखो उनका हर किसी का अपना स्टाइल होता है। अब मैं आपको बोलूं कि हमारे फुटबॉल में ऐसा होता है कि जैसे मैंने सपोज बॉल ग्रिप करा, मैंने ग्रिप बहुत ही अलग तरीके से करा। हाँ, बेसिकली जो गोलकीपर्स होते हैं वो ग्रिप इस टाइप में करते हैं, लाइक एक डब्लू बनता है। अगर मैंने बॉल को ऐसा पकड़ा तो बेसिकली दिखने में बहुत बुरा लगेगा, और उसके बहुत ज़्यादा लाइक घाटे भी हैं कि गलत तरीके से पकड़ रहा है, बॉल छूट के जा सकती है गोल पोस्ट के अंदर। तो स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर आप पे स्किल है तो तभी आप आगे प्रोफेशनल लेवल में जा सकते हो। इट मैटर्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एनी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो स्किल का रोल आई थिंक लाइक वेरी दिनेश चौधरी के लिए पहला दिन कैसा था? उसके मतलब जो भी प्रैक्टिस सेशन था, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए पहला दिन उसके लिए हमेशा यादगार रहता है, जब वो पहली बार ग्राउंड पे जाता है प्रोफेशनली खेलने। कुछ उस दिन के बारे में बताओ हमें। हाँ, अभी आपने बोला तो मैं सारे एकदम से मेरे बैक ऑफ द माइंड में सारी इमेजिनेशन, सारी पिक्चर्स आ गई कि मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, मुझे याद है दिल्ली में ही मैं, जब मैंने प्रोफेशनली क्लब से खेला था, सीनियर डिवीजन होती थी उस टाइम पे, दिल्ली की टॉप लीग होती थी। तो मैं पहली बार ट्रेनिंग में गया, मैंने प्लेयर्स देखे, तो हाथ पैर फुल रखे थे, थोड़े नर्वसनेस थी, क्योंकि लाइक मेरा खेलने का तरीका ही अलग था, मेरे बेसिक्स जीरो थे। मैं लाइक मुझे पता है कि मुझे बॉल को उस फ्रेम के अंदर नहीं जाने देना, उसमें मैं अच्छा था, बट बॉल को पकड़ के करना कैसे है, किस तरीके से करना है, जो बेसिक होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करता था, वहाँ गोलकीपर कोच होते नहीं है, तो किसी ने कभी सिखाया नहीं था। बस इतना बताया था कि इस फ्रेम के अंदर बॉल नहीं जानी चाहिए, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी, थोड़ी डाइविंग अच्छी थी मेरी, और थोड़ा फुटवर्क पैर से मैं थोड़ा अच्छा था एज अ कीपर, क्योंकि मैं बचपन में स्टैगर खेलता था। तो मैं जैसे बॉल मेरे पास आ रही, बॉल को पकड़ अच्छा रहा हूँ, देन मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बट वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक वर्ड है नौसिखिया, तो वो वर्ड लग रहा था। बट हमारे कोचेस थे, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी, और फर्स्ट डे तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पैर काँप रहे हैं, मैं प्लेयर्स को देख रहा हूँ, मेरा जो लुक था वो जस्ट ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई एक नॉर्मल प्लेयर है। नॉर्मल मीन्स कोई पहली बार खेल रहा हो, ड्रेस कोड का आइडिया नहीं है, सपोज मैंने ब्लू पहना है, देन व्हाइट पहना है, तो मैंने रेड सॉक्स पहने और ब्लैक जूते पहने, लाइक रंग बिरंगा। तब इतना आइडिया नहीं था कि एक एथलीट दिखता कैसे है। वहीं जो मेरे साथ मेरे टीममेट्स थे, उनका लुक देख के ऐसा लग रहा था कि क्या प्लेयर है, क्या पर्सनैलिटी है। बट धीरे धीरे करके मैं वो चीज़ें समझा, और नाउ अब समझ आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें, आपका ड्रेस कोड, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करती है आप कैसा खेलोगे। फुटबॉल में भी सेम चीज़ है। बॉडी लैंग्वेज से ही आइडिया लग जाता है कि जो हमारे बगल में हो कितना कॉन्फिडेंस है। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं गोलकीपर हूँ, लाइक अपोनेंट टीम को पेनल्टी मिल गई, अब वो पेनल्टी मारने मेरे पास आएंगे, तो हम कीपर्स क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखाते हैं, हम इतना कॉन्फिडेंट दिखाते हैं कि मैं इस बॉल को सेव कर दूंगा। हम जाके उनके आई कांटेक्ट करते हैं, उनको डराते हैं, थोड़ा इधर उधर हिलते हैं, फिर बॉल के लिए खड़े होते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमारे कॉन्फिडेंस को देख जो अपोनेंट होता है वो थोड़ा बहुत लाइक डिमोटेड हो जाता है कि ये सेव कर देगा मेरी बॉल, ये बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है। तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है बहुत ज़्यादा। आप एज ए गोलकीपर किसी दूसरे गोलकीपर को देख कर जज कर लेते हो कि ये कॉन्फिडेंस में नहीं है, यस, ये नर्वस है काफ़ी? बिल्कुल, मैं सब करते हैं। जब हम ग्राउंड में उतरते हैं, आई थिंक ये बात किसी ने बताई नहीं होगी, जैसे मैं ग्राउंड में उतरा, यहाँ से अपोनेंट ग्राउंड में उतरा, अगर मैं फ्री हूँ तो एक बार मैं उनके गोलकीपर्स को जरूर देखूंगा कि वो कर क्या रहे हैं, और उन जो चीज़ वो कर रहे हैं मैं उससे डिसाइड कर लूंगा कि उस पर कितना कॉन्फिडेंस है और वो किस लेवल में कर रहा है कीपर। तो ये होता ही है एथलीट के साथ, अपने अपोनेंट को हमेशा देखते हैं और देख के जज करते हैं कि ये किस तरीके से है। अब मुझे समझ आ गया, मैंने जज कर लिया कि कीपर लाइक ग्राउंड बॉल पे उतना अच्छा नहीं कर सकता, उसका मैंने हल्का सा वहाँ देख लिया, मेरे एक झलक में देख लिया कि अपनी पेरिफेरल विजन से देख लिया
ही इज नॉट गुड इन ग्राउंड बॉल्स। तो मैं क्या करूंगा, अपने प्लेयर से बोलूंगा आप दूर से ट्रायल लो, ग्राउंडेड बॉल मारो, वो गोल खाएगा। तो ये मैटर करता है, और आई थिंक बाकी कीपर्स भी करते होंगे। एंड आई थिंक जितने भी स्पोर्ट्स हैं, मैं इंक्लूड उसमें क्रिकेट को भी करूँगा। क्रिकेट में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग इंडिया में इस चीज़ को रिलेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिकेट मुझे बोलना पड़ेगा ताकि लोग समझ जाएं। यस। बट आई बिलीव, मैंने भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है, और फुटबॉल में ज़्यादा फिजिकल फिटनेस आपको चाहिए। है वो 90 मिनट का, लेकिन 90 मिनट आपको दौड़ते ही रहना है, आधा ब्रेक Agreed. होते हैं बीच में, फिर आपको दौड़ते ही रहना है। कितनी फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंस रखती है उसमें, और क्या क्या ट्रेनिंग आप लोग करते हो, और कितने लेवल तक खुद को पुश करते हो ताकि आप जो 90 मिनट्स आपके ग्राउंड में फिजिकली मेंटली आप लोग प्रिपेयर रह सको खुद को? फिटनेस की बात करो अगर फुटबॉल में, एक्चुअली सारे स्पोर्ट्स में फिटनेस चाहिए, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ को। फुटबॉल में थोड़ी सी आपको फिटनेस थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फुटबॉल का गेम होता है 90 मिनट्स का, देन एक्स्ट्रा टाइम का होता है, तो मैक्सिमम 120 130 मैक्सिमम इतना जा सकता है फुटबॉल का, एक फुटबॉल में जो टाइमिंग रहती है। तो जो फुटबॉल की ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपके जो मैच टाइमिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग दी जाती है। मैं पावर ऑफ बेसिक्स एक कंपनी है, उनके कोचेस के साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स को ट्रेनिंग देती है। और अभी ऑफ सीजन चल रहा है दिल्ली में, नोएडा में, तो मैं उनके साथ ही हूँ। तो मेरी जो फिटनेस का पूरी जो केयर टेक वही करते हैं। मैं बताऊँ, जैसे गोलकीपर है, उनकी फिटनेस अलग होती है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा मैं हटके बताना चाह रहा हूँ। मैं जो हमारे जो मुझे जानते हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे या जो भी मुझे सुनेंगे, कीपर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहता हूँ। कीपर क्या करते हैं, इंड्योरेंस पे काम ज़्यादा करने लगते हैं। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं इंड्योरेंस कर रहा हूँ तो मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने आप को। बट कीपर एक पोजीशन बहुत अलग होती है, गोलकीपर एक बहुत अलग पोजीशन होती है। अगर सपोज आप बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में। ये थोड़ा साइंटिफिक है जो मुझे हमारे एसएनसी ने बताया था। तो कीपर्स को उतना इंड्योरेंस नहीं करना चाहिए, उनको अपनी ट्रेनिंग अलग करनी चाहिए। बाकी जो प्लेयर है उन्हें 90 मिनट्स 45 मिनट्स का एक हाफ होता है, देन 45 मिनट्स का नेक्स्ट हाफ होता है, उन्हें भागना पड़ता है। बट कीपर का पूरा मैच को देखना पड़ता है, लाइक इज द लास्ट मैन, और उन्हें उनका पूरा विजन रहेगा पूरे मैच में। तो उनको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कभी भी बॉल आ सकती है। तो उनका भागने का काम नहीं होता, उनको एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया के अंदर वो रहते हैं, बाकी कभी कभी बॉल को क्लियर करने के लिए निकलते हैं। तो कीपर की फिटनेस अलग होती है और नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर की फिटनेस अलग होती है। इफ आई विल टॉक अबाउट नॉर्मल फुटबॉल प्लेयर, तो जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो 90 मिनट्स के ऊपर डिपेंड होती है। अब वो ट्रेनिंग कैसी होगी ये एक प्रोफेशनल एसएनसी बता सकते हैं। जहां मैं ट्रेनिंग करता हूँ वहां पे काफ़ी इंडियन प्लेयर भी आते हैं और आई लीग प्लेयर आते हैं, देन दिल्ली लीग प्लेयर्स आते हैं। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। सबसे पहले उनके टेस्ट किए जाते हैं कि वो किस कंपोनेंट में फिट है और किस कंपोनेंट में, फिटनेस कंपोनेंट में अनफिट है। देन उसके अकॉर्डिंग ही उनकी ट्रेनिंग की जाती है। सपोज मैं स्ट्राइकर हूँ, आई हैव अ वेरी गुड एंडोरेंस, बट मैं एजिलिटी मेरी बहुत वीक है। तो अगर मैं उनकी ट्रेनिंग, अगर सपोज एसएनसी उनकी ट्रेनिंग एंडोरेंस बेस पे करा रहा है, एंडोरेंस ट्रेनिंग करा रहा है जिसमें ऑलरेडी अच्छे हैं, तो कुछ फायदा है। जिस कंपोनेंट में वीक है वो एजिलिटी में वीक है, तो उनकी ट्रेनिंग एजिलिटी में होनी चाहिए। तो फुटबॉल प्लेयर के जितना इंपॉर्टेंट एंडोरेंस है उतने इंपॉर्टेंट अदर फिटनेस कंपोनेंट भी है। एजिलिटी इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी कंपोजिशन भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर एंडोरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिटनेस बहुत जरूरी है और उनकी ट्रेनिंग बहुत अलग तरीके से होती है, वो कोई एक्सपर्ट ही डिजाइन कर सकता है। पहले क्या होता था, पहले का जो टाइम था, एंडोरेंस क्या होता है, आप 1 घंटा भागो तो आपका एंडोरेंस डेवलप होगा। बट नहीं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं एंडोरेंस के, बहुत और तरीके होते हैं एंडोरेंस के। एरोबिक एंडोरेंस होता है, एनारोबिक एंडोरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरा मानना है कि आप फिटनेस करो बट किसी एक्सपर्ट के अंडर करो। और फिटनेस भी बहुत डिफरेंस होता है, बहुत वाइड टर्म है फिटनेस। आपसे मैं बैक द डोर बात जब कर रहा था, आपने मुझे ये से बताया कि किसी अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग करो, और आपने बोला कि आपने बहुत जल्दी, और हम लोगों से भी सुनते हैं आपके जो जानने वाले हैं, या जैसे हमने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, कि बहुत कम टाइम में आपने बहुत कुछ अचीव करा और इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता। बट आपने मुझे उस पर बोला कि आप बाय गॉड्स ग्रेस आप ऐसे लोगों के हाथ में गए जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता थी फुटबॉल के बारे में, और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली। कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये किसी फुटबॉलर के लिए? कोई फुटबॉलर है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है इंडिया में, कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी अच्छी जगह पर ट्रेनिंग करना, किसी अच्छे कोच के अंदर ट्रेनिंग करना? मैंने भी मुझे भी लगता है ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि बाय गॉड ग्रेस मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे चले गया हूँ बहुत कम टाइम पे। हार्ड वर्क डेफिनेटली मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, मैंने करा है, मुझे पता है कि मैंने कैसे दिन काटे हैं, कैसे मैं कहाँ से कहाँ आया। गाइडेंस की बात मैं आपको बताऊं
कि सपोज आपको यहाँ से आपको नोएडा जाना है, इस पर्टिकुलर हम दिल्ली में हैं, आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, आपको कोई रूट नहीं पता कि कैसे जाना है, तो जब आप स्टार्ट करोगे चलना तो आप भटकोगे, इधर उधर जाओगे। जो घंटा 15 मिनट, जो रास्ता 15 मिनट का था उसको आप आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, क्या बताओ एक दिन में पहुंच ही ना पाओ। डेफिनेटली ऐसा होगा। वहीं पे आपको कोई गाइडेंस देने वाला मिल गया, उसने आपको रूट बताया कि आपको स्ट्रेट जाना है, देन राइट लेना है, देन लेफ्ट लेना है और आप नोएडा पहुंच जाओगे, तो क्या वो लाइक कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जल्दी पहुंच पाऊंगा मैं। अब देखिए वही चीज, वही होता है गाइडेंस। अगर आप सही कोचेस के अंडर आ गए, आप सही लोगों के हाथ में हो, तो वो आपको एक सही डायरेक्शन देंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आप खुद से ट्राई कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि बाय फ्लूक आप खुद से ट्राई करो बट आप सही पहुंच पा रहे हो। काफी प्लेयर है जो पहुंच पाते हैं बट हर कोई नहीं पहुंच पाता। लोग इधर घूमते हैं, लोग उधर घूमते हैं, कोई कह रहा है कि जिम करो, कोई कह रहा है कि जिम मत करो, कोई कह रहा है कि सिर्फ इंडोरेंस करो बाकी कुछ मत करो। जो मैंने देखा फिटनेस कल्चर में, स्पोर्ट्स कल्चर में, लोग कहते हैं कि वेट उठाओ, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, सिर्फ वेट उठाओ, स्क्वाट्स मारो, बस यही करो। बट जो एक्चुअल जो रास्ता है, अगर आप सही लोगों के अंडर हो, सही गाइडेंस के अंडर हो, तो आप उसको बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले 2-3 साल में डेफिनेटली जो मैं चाहता हूँ मैं उसे अचीव करूंगा और अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही तरीके से कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरे जो कोचेज हैं, मैं आपको नाम मैंने बताया था, पावर ऑफ बेसिक्स, जो मेरे कोचेज हैं, एसएनसी कोचेज हैं, और जो मेरे दूसरे स्किल्स कोचेज हैं, वो बहुत ही एकदम सही डायरेक्शन में मुझे बताते हैं कि आपको ये चीज़ करना है, आपको जिम करना है, आपको वीक में 2 दिन जिम करना है, बाकी दिन आपको ग्राउंड ट्रेनिंग करनी है। पिछले 2 साल से मैं कभी भी, मुझे इंड्योरेंस के लिए मना करते करने के लिए, स्पेशली एक एमएस टेस्ट होता है, एक यूयो टेस्ट होता है, जब भी वो टेस्ट चलते हैं बाकी एथलीट के, मुझे वहां से हटा दिया जाता है। मेरी इंड्योरेंस होती है बट वो कीपर इंड्योरेंस होती है, वो बहुत अलग डिजाइनिंग होती है। तो मुझे कभी ऐसे नहीं कि मुझे भी उनके साथ भगा दिया, नॉर्मल प्लेयर के साथ आप भी भागो और आप भी ट्रेनिंग करो, तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा जो रास्ता है, उन्हें पता है कि कीपर को क्या चाहिए, कीपर को कितनी इंड्योरेंस चाहिए, कितनी एजिलिटी चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको पता है। तो मुझे वो डायरेक्शन बताते हैं और मैं उसी डायरेक्शन में चलता हूँ, एंड मुझे रिजल्ट मिल रहे, तो आई हैव 100% ट्रस्ट ऑन देम। तो मैं पूरा अपने आप को उनको दे देता हूँ कि आप मेरी डिजाइनिंग करो, आप मेरा डाइट प्लान बनाओ, आप मेरा जिम सेशन बनाओ, और आप बताओ मुझे कब रेस्ट करना है, कब मुझे मसाज करानी है, और किस मसल पे काम करना है, कहाँ मेरी वीकनेस है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे पीओवी पावर ऑफ बेसिक्स मिला है। अभी जैसे आपने कोचेस का डिस्कशन करा, कोचेस के बारे में बताया कितने इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी अच्छे कोच का होना, मेंटोर का होना। यस। विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, विराट कोहली उसमें बता रहे थे कि दिल्ली के और इंडियन क्रिकेट टीम के मतलब एक पूर्व कप्तान है विशन सिंह बेदी। जी जी। हाँ, तो वो काफ़ी मतलब हार्ड ट्रेनिंग करवाते थे। तो विराट कोहली बता रहे थे कि मैं जब अंडर 16-17 में था तो भगता था उनसे, वो कैचिंग वगैरह करवाते थे, रनिंग वगैरह करवाते थे, मैं उनसे भगता था उस टाइम पे। बट बाद में वो बोल रहे थे, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। एज ए बिगनर या आप कहो जब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, या कोई कोचेज ऐसे होते हैं जिनसे आप भगते हैं लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट रहा हो, किसी क्लब के अंडर कोई ऐसा कोच मिला हो, या लगा कि बहुत डिफिकल्टी है यार इसके अंडर ट्रेनिंग करना, या बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रिल करवा रहा है, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये मेरे भले के लिए थी? ऐसा तो हर जगह होता है। मैं किसी भी नए क्लब में जाऊँ, जब कोच ट्रेनिंग कराता है तो उस टाइम हमें लगता है कि ये अननेसेसरी है, इतनी डाइव नहीं मरानी चाहिए, इतने सेट्स नहीं कराने चाहिए। इंक्लूडिंग जब मैं पीओवी में था, वहाँ भी यही हुआ कि जिम नहीं करना चाहिए, इतना जिम नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ गलत करा रहे, ये नहीं करना चाहिए। ये एक प्लेयर की पीओवी है, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जो चीज जो करा रहे हैं, सपोज कोई मेरा कोच है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज में बेटर होगा, या कहीं ना कहीं से कुछ करके तभी तो कोच बना है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें सीधा कोच बना दिया। तो जो भी वो लोग कराते हैं वो बिल्कुल सही होता है। कभी कभी इनकेस होता है कि कुछ अनएक्सपीरियंस कोचेस होते हैं जो आपको गलत चीज कराते हैं और अननेसेसरी कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उससे रिजल्ट मिलते हैं। जो पुरानी फुटबॉल है वो बहुत ही डिफरेंस थी। उसमें क्या होता है कि प्लेयर को 1-2 घंटे भगाते थे, ऐसा होता है। बट आज की फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। फिटनेस होती है बट बहुत अलग तरीके से फिटनेस होती है। एंड्योरेंस होता है बट बहुत अलग तरीके से एंड्योरेंस होता है। पहले मुझे नहीं लगता कि एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और ये फिटनेस कंपोनेंट इतने फेमस थे, बहुत कम लोगों को पता था। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा भी आया है कि मुझे 20 राउंड भागा हुआ ग्राउंड के। जो देखो, मैं एग्जाम्पल में थोड़ा बिलीव करता हूँ। अगर सपोज एक ईटा मेरे पास है, अब मैं अंडे का एग्जांपल देता हूँ। अंडे जो होता है, एग होता है, उसे जब हम ऊपर से मारते हैं टूटता नहीं हो। जब 10 बार मारे, 20 बार मारे, 30 बार मारे, टूटता नहीं है। अगर हमें तोड़ना, हम उसे कैसे तोड़ेंगे? अगर साइड से हमने एक बार मारा तो टूट जाएगा। तो वही चीज़ फिटनेस की भी होती है।
अब मुझे काम करना है एजिलिटी पे, बट मुझे काम करना है फ्लेक्सिबिलिटी पे, बट मैं अपनी फिटनेस इंड्योरेंस बढ़ा रहा हूँ, इंड्योरेंस बढ़ा रहा हूँ। जो मेन मेरा एम है, जैसे मेरा एम था अंडा तोड़ना, बट मैं उसके ऊपर मार रहा हूँ, अंडा टूट नहीं रहा। वही चीज मुझे काम करना है फ्लेक्सिबिलिटी पे, बट मैं काम कर रहा हूँ इंड्योरेंस में, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। वहीं पे अगर मैं एक नॉर्मल से एक एजिलिटी ड्रिल करा के उस पर काम करता तो मुझे रिजल्ट मिलता। तो वही चीज है, रिजल्ट तो मिल ही जाता है एट द एंड, बट आप जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो उसके लिए आप कभी कभी सालों लगा देते हो। फुटबॉल में एज ए एथलीट पैसा कोई कैसे कमाता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में, विदाउट इसके आप डिनाई नहीं कर सकते। एक टाइम तक पैशन आपको रहेगा, 16-17 साल तक, 18 साल तक, जब आप फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, बट एक टाइम के बाद आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। क्या पे स्ट्रक्चर होता है किसी भी फुटबॉलर का? मतलब जैसे क्लब से खेलते हैं, कैसे कैसे वो पैसे कमाते हैं, कितना पे मिलता है उन्हें? पे का जो है, अगर जो लोग सुन पा रहे होंगे, हम्म। फुटबॉल वाले तो रिलेट कर पाएंगे, बट जो अदर स्पोर्ट्स वाले वो रिलेट नहीं कर पाएंगे इस चीज को। बहुत पैसा है फुटबॉल में, टू बी ऑनेस्ट, बहुत पैसा है। आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा फुटबॉल में है। क्रिकेट से भी ज़्यादा? नहीं, क्रिकेट से ज्यादा नहीं है, बट नहीं, आप मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगता नॉर्मल पैसा होगा नहीं, पर जो फुटबॉल। आईएसएल खेल रहे हैं, हम्म। जो उसमें इतना पैसा है, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैंने सुना था इन चीज़ों के बारे में तो मैं भी एकदम से शॉक हो गया था। ओके। मुझे लगा कि जो मुझे बता रहे तो इट हो, इज जस्ट कि वो क्लब से मिलता है, ब्रांड डील्स एंड ऑल? ब्रांड डील तो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता। हम्म। कुछ लोगों को मिलता है, लाइक प्यूमा, एडास, नाइकी स्पॉन्सर होते हैं, बट जो क्लब से मिलता है हम्म। वो पैसा बहुत मिलता है। बट मैंने बताया आईएसएल, देन आई लीग, देन स्टेट लीग, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा पैसा टॉप लीग पे होगा, वो है आईएसएल पे होगा। उससे थोड़ा कम आई लीग में, देन उससे कम स्टेट लीग में। नीचे पैसा नहीं है उतना, आप जो नॉर्मल लीग्स होती है इन पे पैसा नहीं है। जो पैसा है वो टॉप डिवीजन आईएसएल में है। अब अगर मैं आपको बताता हूँ, जो प्लेयर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल में, उसकी आईएसएल क्लब में उसकी मंथली सैलरी मिनिमम 10 लाख होगी, मिनिमम मंथली सैलरी 10 लाख, और सीजन चलता है 8 मंथ्स का। ओके। जो मिनिमम 10 लाख बोल रहा हूँ मैं, तो काफी आईएसएल में जो ट्रेनिंग प्लेयर खेल रहा है? जो इंडिया टीम में प्लेयर खेल रहा है, ओके। उनकी सैलरी आईएसएल क्लब में ओके। वो कितनी होगी? 10 लाख मिनिमम होगी एक एवरेज प्लेयर की, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनकी उसके क्लब में 10 लाख रुपीज मिनिमम सैलरी, और उससे ऊपर भी है। अभी एक बहुत फेमस प्लेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइक आई नो देम, उनका जो उनकी सैलरी थी, आई थिंक 5 करोड़ रुपीज सैलरी थी उनकी सीजन की। सीजन होता है आपका 8 महीने का, तो 5 करोड़ रुपीज जो उनकी सैलरी है। अब अगर आप हिसाब लगाओगे तो शायद वो बीसीसीआई से ज्यादा मिल रहा है भाई। बीसीसीआई एक साल में विराट कोहली, रोहित शर्मा का पे ग्रेड है वही प्लस कैटेगरी में आते हैं सर। उनको मिलता था 4-5 करोड़ के बीच में मिलता था उनको साल का, पर उनको ब्रांड डील्स वगैरह अलग मिलते हैं। ये अलग मिलता है। अब बताइए, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इनको भी ब्रांड डील मिलती है, बट थोड़ा सा जो मैं बताऊं, जो लूप होल है फुटबॉल में, एक तो फुटबॉल की पीआर टीम अच्छी नहीं है, अच्छा। जो मुझे लगता है। सेकंड चीज, जो लोग ऊपर बैठे हैं, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, लाइक दे आर सिटिंग इन AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा खाते हैं। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा खाते हैं, वो पैसा नीचे तक आ नहीं पाता। अभी रिसेंटली इंडिया की जो फुटबॉल की जो फीस थी, जो लाइक पूरा जो सिस्टम था, मनी था, उससे बहुत काफ़ी लाइक कुछ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट किया है, पैसा और कम कर दिया है। तो ओके। आईएसएल जो है वहाँ पैसा मिलता है। देन मैं आपको आईएसएल के बाद आई लीग की सैलरी बताता हूँ। आई लीग की सैलरी जो एक मिनिमम एवरेज बताऊंगा मैं आपको, जो मिनिमम एवरेज एक इंडियन प्लेयर्स है उनकी सैलरी आई थिंक 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में है। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, मंथली? मंथली। और जो दिल्ली लीग है, दिल्ली लीग की सैलरी 70 to 80, जो अच्छे प्लेयर हैं उनकी इतनी मंथली सैलरी है। जैसे दिल्ली लीग हो गई और कोलकाता लीग हो गई, जो बड़ी बड़ी लीग्स हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती है। आई लीग में कुछ प्लेयर मंथली 10,000 में भी खेलते हैं, 20,000 में भी खेलते हैं, 30,000 में भी खेलते हैं। आईएसएल में कुछ प्लेयर 25,000 में भी खेलते हैं, 30,000 में भी खेलते हैं, और जो जूनियर कैटेगरी से ऊपर आते हैं वो 10,000 में भी खेलते हैं। तो सैलरी का डिफरेंस है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्लेयर टू प्लेयर, कौन प्लेयर है, उसकी सैलरी, वो किस लेवल में खेल रहा है, जिस उसके लेवल की अकॉर्डिंग स्किल्स होंगी उस लेवल का उसका पैसा मिलेगा, जैसे आईपीएल में होता है। स्किल्स। नाम मैं आपको सच बताऊं तो, नाम जैसे दिनेश चौधरी, मैं पर्टिकुलरली उत्तराखंड मेरा नाम है, सपोज मान लिया नाम है, तो मेरे नाम का पैसा मिलेगा मुझे। गेम तो अप डाउन चलता रहता है। मेरा पीक
कभी जब एक पीक जब होता है वो कभी और होगा, उसके बाद कुछ सालों तक मैं अपने नाम से ही पैसा खा सकता हूँ। ऐसा इंडियन फुटबॉल में भी है, काफी प्लेयर है जो अपने नाम का पैसा खा रहे हैं। हालांकि लाइक फिर भी वो अच्छे प्लेयर है, बट एक नाम का पैसा जो होता है ना, होता आप है, समझ रहे हो, जैसे विराट बिलीव कोहली है। होता है दूसरी टीम को भी और खुद की टीम को भी कि ये अच्छा खेलता है, ऑब्वियसली तो खेलेगा। आप जैसे आपके सामने विराट कोहली आ गया, उस वो कुछ अगर कुछ करेगा भी नहीं ना, तो आप देख के बोलोगे यार क्या प्लेयर है, अभी तो उन्हें कुछ करा भी नहीं है, बट उनका नाम इतना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो सैलरी है, बहुत पैसा है भी नहीं भी है, बट पीआर टीम जो मुझे लगता है वहाँ पे लैग कर रहे हैं हम। तो आपने जैसे फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बताया, ये तो हमने डिस्कस करा इंडिविजुअली क्लब से खेलने वालों को कितना मिलता है। यस। तो जो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस जो स्टेट वगैरह खेलते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी आपने खेली हुई है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक रणजी ट्रॉफी जैसे होती है क्रिकेट में, तुमने संतोष ट्रॉफी खेली हुई है, उसमें क्या पे स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने पैसे मिलते हैं किसी प्लेयर को? आपने बिल्कुल सही बोला, संतोष ट्रॉफी इज जस्ट लाइक अ रणजी ट्रॉफी इन क्रिकेट, बट जस्ट लाइक फुटबॉल में जो गवर्नमेंट जो फेडरेशन ये टीम जो एक मैचेस होते हैं, ये संतोष ट्रॉफी होती है या सब जूनियर को ये होता है, बीसी रॉय वगैरह होती है, इनमें इतना पैसा मिलता है आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा मिलता है, और वो है जीरो। कुछ पैसा नहीं मिलता संतोष ट्रॉफी खेलने से, यहाँ तक कि टीए भी खा जाते हैं कभी कभी जो फेडरेशन वाले होते हैं। और वहीं रणजी में आपको पता होगा कितना पैसा मिलता है, पर मैच का कितना पैसा मिलता है। तो इसमें प्लेयर को कुछ नहीं मिलता जो संतोष ट्रॉफी में खेलते हैं? कोई टीए मिलता है, वो भी खा के, वो भी लाइक जो लोग उसमें भी खाते हैं पैसे बहुत ज़्यादा। जीरो अमाउंट, लाइक आई रिप्रेजेंट दिल्ली इन 2022-23 आई थिंक, संतोष ट्रॉफी। आई रिप्रेजेंट उत्तराखंड एज वेल इन 23-24। एक पैसा नहीं मिला, कुछ पैसा आता है होगा, हमें इसका आइडिया नहीं है, बट एक पैसा नहीं मिलता। यहाँ तक कि मैं एक पर्टिकुलर अपने क्लब से संतोष ट्रॉफी खेलने आया, देन मैं वहाँ से वापस अपने क्लब में गया, मेरा आने जाने का पैसा भी मार दिया। मुझे केवल कितना पैसा मिला, संतोष ट्रॉफी जहाँ पे हुआ, जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ से मेरा घर नज़दीक है, लाइक 50 किलोमीटर्स, मुझे उस 50 किलोमीटर का पैसा मिला। मैं आया था राजस्थान से क्लब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने, आना जाना, एक पैसा नहीं मिला। पैसा मिला तो फेडरेशन के एंड से ही नहीं आता या फिर आता है और लोग ऊपर के लोग बैठे रहते हैं वो खा जाते हैं? इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी ट्राई करा। तो पैसा आता होगा नहीं आता होगा तो उनको पता है, आई थिंक आता होगा, कुछ ना कुछ पैसा तो आता होगा। वो लोग कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और एक इंडियन प्लेयर को फिर जब इंडियन प्लेयर जाते हैं उनकी सैलरी स्लैब बनती है? हाँ, इंडियन प्लेयर की सैलरी स्लैब होती है, उसका मैंने कभी किससे पूछा नहीं, लाइक इंडियन प्लेयर से मेरी बात होती है, मिलते हैं मुझे, बट ऐसा कभी डिस्कस हुआ नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि वो पैसा क्लब से कमा लेते हैं करोड़ों रुपए, तो उनको ऐसी दिक्कत आती नहीं है। बट हाँ, फुटबॉल में पैसा इंडियन टीम जो खेले उनको पैसा मिलता है। यू हैव ऑलमोस्ट प्लेड विद एवरी इंडियन प्लेयर, लगभग जो इंडिया में most मोस्ट of ऑफ द इंडियन प्लेयर यू ऑलमोस्ट प्लेड विद, राइट? अभी आप ट्रेनिंग में उनके साथ करते हो मोस्टली इंडियन प्लेयर्स के साथ, जहाँ पे आप पीओवी जो आप फाउंडेशन है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं सारे लोग। सुनील छेत्री को किस तरीके से देखते हैं सारे उनके प्लेयर्स जूनियर्स हैं? हम लोगों ने जो मतलब फुटबॉल को पसंद करते हैं और नहीं भी पसंद करते, बट इतना जिनको इंटरेस्ट नहीं है, हम लोगों को एक नाम पता है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को किस नज़र से देखते हैं और क्या बातें चलती हैं उनके बारे में? लाइक सुनील छेत्री इज अ आइडल ऑफ फुटबॉल राइट नाउ, इंडियन फुटबॉल का आइडल है। इससे पहले बाजी घूटे थे, वो भी एक आइडल थे, बट अभी करंट में सुनील छेत्री का नाम चल रहा है बहुत। मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होगी उनके बारे में, जो लाइक मैंने पर्सनली देखा है। ट्रेन करा कभी आपने उनके साथ? नहीं, मैंने उनके साथ ट्रेन नहीं करा, मैंने दूर से देखा है। कहते हैं कि हाथी की दांत दिखने की कुछ और होते हैं, चबाने के कुछ और होते हैं। एज एन फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, इज अ टॉप स्ट्राइकर, नॉट इन इंडिया, इज द बेस्ट इन एशिया एज वेल। एज ए ह्यूमन बींग जो मैंने उनको देखा था एक बार, सॉरी टू से दिस, बट मैंने एक बार देखे, उन्हें जज करा, हो सकता है ऐसा नहीं होंगे। उनका अपना एक ऑरा है, उनका अपना एक एटीट्यूड है। वो गेम में जब ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम एक अपने एटीट्यूड में रहते हैं, और गेम के बाहर भी उनका एक अपना ऑरा है, अपने एक एटीट्यूड में रहते हैं। वो ऐसे आपसे बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, नहीं करते प्लेयर से, जूनियर प्लेयर से मैंने जो देखा, नहीं बात करते हो। वो अपने एक ऑरा में रहते हैं और उसी ऑरा को मेंटेन करके रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि लाइक इज नॉट डाउन टू अर्थ रिगार्डिंग जूनियर्स। जैसे मैं हूँ, मुझे मेरे जूनियर मिलेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा, हाथ मिलाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा, या जैसे भी है उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करूंगा। बट जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, एक बार देखा था मैंने, तो लाइक वो अपने एक और अपने एक एटीट्यूड में रहते हैं सुनील छेत्री। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं लाइक काफ़ी लोगों को इस बात से थोड़ा सा मुझे डिफेम तो नहीं, लाइक मुझे बोलेंगे कि ये कितना गलत बोल रहा है, बट ये मैंने देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनका एक अपने एटीट्यूड में रहते हो, ग्राउंड के बाहर भी आई थिंक मेंटेन करना पड़ता है उनको। ही इज लेजेंड ऑफ उत्तराखंड, सॉरी लेजेंड ऑफ इंडिया, मैं मानता हूँ, बट
मेरा पर्सनल ऐसा प्रोस्पेक्टिव, मेरा पीओवी है कि अगर मैं इंडिया टीम में खेल रहा हूँ तो मैं सबसे मिल के रहूँगा, सबको मोटिवेट करूँगा। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा उनके ट्रेनिंग सेशन में कितने एग्रेसिव है सुनील छेत्री, बहुत एग्रेसिव। लाइक अगर आपने मिस्टेक करी, आप जूनियर हो सीनियर आपने मिस्टेक करी, आपको गाली देंगे वहीं पे। ये लोगों को पता नहीं होगा, बट मैंने देखा अपनी आंखों के सामने उनके ट्रेनिंग सेशन में, वो गाली देते मुंह पे। लाइक उनका एक्सपेक्टेशन ही अलग है प्लेयर से, वो चाहता है कि टॉप खेले, बट अगर आपने गलती करी तो गाली देंगे वहां पे आपको। मतलब ये एक और चीज़ उनको इतना ग्रेट बनाती है अपार्ट फ्रॉम जो आपने डिस्कस करा, बट फुटबॉल में तो ऑलरेडी अपने को लेजेंड है, हाँ। और एशिया में इवन वर्ल्ड में भी उनको नाम को बहुत लोग जानते हैं कि इंडिया से कोई प्लेयर है ऐसा यस। जो बहुत अच्छा खेलते हैं। इवन रोनाल्डो से कुछ ही कम गोल थे, हालांकि गेम्स अलग अलग होते हैं, कंपटीशन अलग अलग होती है, लेकिन गोल्स के मामले में टॉप 3 टॉप 4 के अंदर टॉप 3 में थे वो। टॉप 3 में थे। जी। आपने क्या सीखा उनके एज ए प्लेयर? जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, या फिर दिमाग में लेके चलते हैं कि यार ये, जैसे विराट कोहली जब से इंडियन टीम के कप्तान बने तो इंडिया में फिटनेस का अलग से आया कि लोगों ने फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, सारे 6 पैक एब्स वाले लीन बॉडी वाले आ गए। आपको क्या सुनील छेत्री को देख के लगा, क्या सीखा आपने बेसिकली? जब भी मैं उनको देखता हूँ, अगर मैं उनको पिक्चर्स में भी देखता हूँ या मैं कहीं भी देखता हूँ, उनके अंदर हंगर है। उनकी एज आई थिंक इज 40 41 समथिंग, आई एम नॉट एग्जैक्ट, बिटवीन 38 to 42 उनकी एज है। उनके अंदर आज भी वो हंगर है, आज भी वो बॉल को चेस करने का हंगर है, गोल मारने का हंगर है। जो हंगर है वही उन्हें ग्रेट बनाता है। अभी सुनील छेत्री रिटायर हुए थे अभी एक लास्ट ईयर, वो रिटायर से वापस इंडिया टीम में आ गए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत गलत था, लाइक वो रिटायर होकर ऐसे नहीं आ सकते, बट नीड थी टीम को उनकी, क्योंकि इंडिया में स्ट्राइकर बहुत हैं, बट प्रोफेशनल लेवल में ऐसा स्ट्राइकर जो गोल मार पा रहा है ऐसा स्ट्राइकर नहीं है। तो ये चीज़ उनको वापस लेके आई। तो उनके अंदर जो हंगर है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। इस एज में भी उनके अंदर अभी भी गोल मारने का हंगर है, बॉल के पीछे भागने का हंगर है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है उनकी, और कंसिस्टेंसी जो उनका रूटीन है सुपर है। इंडियन टीम में जैसे बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, अब आपने बताया अगर आप अच्छे लीग में खेलते हैं आपको पैसा भी मिलता है। हम लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं जो हम वर्ल्ड स्टेजेस पे नहीं पहुंच पा रहे, फीफा पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे? एज ए प्लेयर आप लोग भी आप जरूरी है, मतलब आई एम श्योर कि आप डिस्कस करते होंगे कि ये सारी चीज़ें अगर सही हो जाए तो यार हम भी कर सकते हैं, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। कहाँ पे लैक कर रहा है इंडियन फुटबॉल? इंडियन फुटबॉल जो लैक कर रहा है, लाइक एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट मैं अपना पीओवी रखूंगा क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया डिस्कस करने के लिए बुलाया, तो मैं फ्रैंकली बोलूंगा जो भी बोलूंगा। अगर हम ग्रास रूट को ठीक करते हैं, अपना ग्रास रूट मीन्स छोटी एज कैटेगरी, शुरू से उनके साथ काम करते हैं, तो हमारा फुटबॉल का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम 25 एज में 23 24 एज में हम काम कर रहे हैं, अपने बेसिक्स को ठीक करने में कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टीज रहेगी, क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ों को पकड़ोगे एक एज हो चुकी होगी, एंड एज मैटर्स, हर चीज़, स्टेमिना वगैरह सब चीज़ मैटर करता है। डेफिनेटली मैटर्स। अगर हम अपना ग्रास रूट लेवल ठीक करते हैं फुटबॉल का, तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम पे हम लाइक वी विल बी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन एशिया, एंड हम जल्दी ही फीफा में पहुंच सकते हैं अगर हम अपना ग्रास रूट लेवल ठीक करते हैं। तो हम ग्रास रूट पे ही काम नहीं कर रहे। अभी आप आईएसएल उठा के देख लो, हमारा टॉप डिवीजन आईएसएल ही, इसलिए हम उससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत कम क्लब है जो अपने जूनियर प्लेयर्स को चांस देते हैं मेन टीम में आने का। गेम टाइम बहुत कम प्लेयर को मिलता है। जब आप अपने ग्रास रूट पे ही काम नहीं कर रहे, तो आप कैसे आप इंडियन फुटबॉल को ठीक कर सकते हो? आप पर्टिकुलरली फॉरनर प्लेयर बुला लेते हैं हम बाहर से, एजेड प्लेयर बुलाते हैं फॉरनर, सीनियर प्लेयर को हम मौका देते हैं और उनसे गेम जीत जाते हैं, बट एट द एंड हमारी इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट तब होगा जब हमारे जूनियर, जो हमारी छोटी एज कैटेगरी है, अंडर 14 15 16 17, जब इन लोगों को गेम टाइम मिलेगा उस पर्टिकुलर जगह पे, आईएसएल के टॉप डिवीजन पे, तो ये लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर हमारी जो एज कैटेगरी टीम है, अंडर 20 अंडर 19 अंडर 17 अंडर 21, ये लोग फिर वहाँ पे खेल के अपने, जब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी एज कैटेगरी में, वहाँ पे अच्छा खेलेंगे। जब ये वहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली जब ये सीनियर टीम में आएंगे तो काफ़ी इनकी जो क्वालिटी बढ़ चुकी होगी। तो अगर हम ग्रास रूट पे काम करते हैं तो हम अचीव कर सकते हैं। अभी काफ़ी सीरियस डिस्कशन हमने कर ली है, कुछ फन चीज़ें आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो, बहुत ही फन एलिमेंट्स होते हैं ग्राउंड में। जी। ऐसे को हटा लें, पॉलिटिक्स को हटा लें, बहुत सारी चीज़ों को हटा लें, लेकिन बेसिकली जो भी क्रिकेट खेलता है या जो भी फुटबॉल खेलता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, मज़ा आता है उसे, तभी वो खेलना स्टार्ट करता है। मज़ा गोल करने में है, छक्का मारने में, विकेट लेने में है, फिर जो वो गाली गलौज चलती है बीच में, जो टशन चलती, उसमें मज़ा है, जीतने में है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो किसी मैच में जिसमें काफ़ी लड़ाई जैसा माहौल बन गया हो और आप लोग वो मैच नहीं भूलते, अभी तक हमेशा डिस्कस करते हो।
लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा सा मैं अवॉइड ही रखता हूँ। एग्रेशन डेफिनेटली होता है, जो मैं भी करता हूँ और सारे एथलीट के अंदर होता है। मूवमेंट तो बहुत सारे जो याद करने वाले हैं, मुझे एक मूवमेंट याद है, एक क्लब था हमारा रॉयल रेंजर, जिससे मैंने खेला 2 साल। बट उससे पहले मैं एक अवाब नाम का एक क्लब है दिल्ली में, उस टीम से खेला था मैंने 2020 में। हमारा मैच होता है रॉयल रेंजर, एंड रॉयल रेंजर वन ऑफ द बेस्ट टीम थी दिल्ली की। हम थे सारे यंग लड़के, लाइक हम कॉलेज के, मेरे एमआईटी के कुछ जूनियर्स थे और हमारी एक टीम मिलकर एक टीम बनाई थी, और हम लाइक उस पॉइंट टेबल में बहुत नीचे थे और रॉयल रेंजर टॉप पे थी। हमारा मैच हुआ उनसे, तो हमें तो ये पता था हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम नंबर 1 2 3 टीम को हराते हैं तो हमारा नाम होगा। तो जब हमारा उनसे मैच हुआ तो उन्होंने अपनी दूसरी टीम खिलाई, मेन टीम नहीं खिलाई। तो मैं गोलकीपर था, तो हमने उन पे एक गोल मार दिया। हम सारे यंग लड़के थे, हम खुश हो गए, हमने एक और गोल, 2 गोल मार दिए उन पे। हमने 2 गोल मारे, हम 2-0 से जीत रहे थे। फिर उन्होंने अपनी मेन टीम अपनी बुला दी। फिर मैच हो गया एग्रेसिव, वो लोग हम पे अटैक मार रहे हैं, यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ, हमारी डिफेंस सेव कर रही है, हमारे स्ट्राइकर्स एफर्ट लगा रहे हैं। बहुत एग्रेसिव मैच हुआ। उस मैच में एक पेनल्टी मिली थी अपोनेंट टीम को, और उनका जो कैप्टन था उन्होंने पेनल्टी मारने आए, तो मैंने डबल सेव करा पेनल्टी में। मैंने सेव करा, देन अगेन मैंने सेव करा और बॉल को क्लियर कर दी। तो उस टाइम इतना एग्रेशन आया कि लाइक मैंने मैच जीत लिया। वो मैच 2-2 से ड्रॉ हुआ था, बट वो मैच मुझे आज भी याद है कि क्या मैच था। और उसी के कुछ महीने बाद उसी क्लब ने मुझे साइन कर लिया था, रॉयल रेंजर ने। फिर मैंने 2 साल रॉयल रेंजर से खेला। उस बीच लड़ाई भी हुई थी। हमारी टीम में जो प्लेयर थे, उनका एक लड़का था, उसका एक बड़ा भाई उस टीम में खेला था। तो वहाँ भाई की आपस में लड़ाई हो रही है, एग्रेसिव चल रहा है, गाली गलौज चलती है, बट इतना, क्योंकि दिल्ली एक छोटी सी सिटी है, हमारी राजधानी है, तो गाली गलौज होता है, बट हम सब जानते थे एक दूसरे को, बट उतनी गाली गलौज नहीं, धक्का मुक्की चलता है, एग्रेसिव चल रहा है, कोई कोनी मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, किसी का सिन बोन टूट रहे हैं, सिन बोन टूट नहीं, लाइक सिन टूट रहे हैं, सिन बोन पे अटैक कर रहे हैं। तो काफ़ी एग्रेसिव मैच होते हैं, बहुत सारे मैच है। मुझे ये याद है जो मेरी लाइफ में, लाइक मेरे लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए मैच। जब फुटबॉल में जब चोट लगती है, जो वो नीचे दर्द से कराने लगते हैं, ये क्या होता है? ये एक्टिंग होती ज़्यादा है या फिर रियल होता है? देखो, ज़्यादा टाइम तो एक्टिंग होती है, मैं आपको बताऊं, और जस्ट टू मतलब कुछ टाइम वेस्ट करने के लिए। ओके। जैसे 90 मिनट्स का गेम है, मेरी टीम जीत रही है 1-0 से, टाइम चल रहा है 90, एक्स्ट्रा टाइम में चल रहा है, 92 मिनट चल रहा है, 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिले हैं, बचे 2 मिनट है। मेरे पास बॉल आई, मैं स्ट्राइकर हूँ या मैं मिडफील्डर हूँ, मेरे पास बॉल आई, अपोनेंट ने मुझे हल्का शोल्डर पूछ दिया और कोनी मार दी, तो मैं गिर गया। मुझे टाइम वेस्ट करना है ताकि टाइम वेस्ट हो और हम जीत जाए इस मैच को। तो वो बहुत ज़्यादा होता है, इंजरी होती है, क्योंकि लाइक टैगलिंग होती है, बहुत एग्रेसिव गेम है, चोटें लगती है, ये तो होते ही होता है। बट कभी कभी ये जो लाइक आप कह सकते हो स्ट्रेटेजी होती है कि गिरना है, टाइम वेस्ट करना है, और टाइम वेस्ट करके एक्स्ट्रा टाइम में भी गिरना है, टाइम वेस्ट करके इस मैच को जीतना है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक होती है, ये एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजी होती है टीम की। फिजिकल होते हैं प्लेयर, जैसे हमने कई, मैं तो वीडियोस वगैरह देखता हूँ, रील्स वगैरह में देखता हूँ, जैसे रोनाल्डो के मुंह से खून आ रहा है, मेसी पे वही चोट लग रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स पे लग रही है। फिजिकल होते हैं, इंटेंशनली फिजिकल होते हैं कई बार प्लेयर्स होते हैं। अगर जब 2 अपोनेंट जो रियल लाइफ में भी एक दूसरे को लाइक नहीं बनती उनकी, रियल लाइफ में भी अपोनेंट होते हैं, जब वो मैच में मिल जाते हैं तो वो गेम इतना एग्रेसिव होता है कि आप बता नहीं सकते, कि खून निकलता है, कोई कोनी मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई रफ टैकल मार रहा है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2 दोस्त जो एक दूसरी टीम में खेल रहे हैं, तो उनका भी एक एग्रेशन होता है कि ना ये मुझे काट पाएगा, ना मैं ना मैं मुझे काटने दूंगा, तो वहाँ पे भी वो रफ एंड टफ चलता है। तो बहुत एग्रेसिव गेम होता है फुटबॉल, बहुत डेंजरस गेम है, बहुत इंजरी होती है। रोनाल्डो मेसी का हमने जिक्र करा अभी, आप ऑलमोस्ट सभी टॉप टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ खेलते हो इंडिया में, जो भी टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं आप उनके साथ ट्रेन करते हो, और जो क्रीम लेवल प्लेयर्स जिनको हम बोलेंगे, जो निकल चुके हैं छोटे लेवल से लेकिन अब बड़े लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, वेयर डज मतलब वहाँ पे वो कहाँ पे देखते हो रोनाल्डो को और मेसी को, किस नज़र से देखते हो और क्या डिस्कशंस होती है उनके बारे में? जैसे हर कोई ये लाइक फुटबॉल कल्चर में है कि जब एक रोनाल्डो फैन होता है, एक मेसी फैन होता है, हर कोई रहते रहता है, ये हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी रही है कि मैं रोनाल्डो फैन हूँ, मैं मेसी फैन हूँ। बट हर किसी प्लेयर को पता है कि वो दोनों आइडल है, और भी बहुत सारे आइडल है, बट बेसिकली उनका नाम ज़्यादा फेमस है, तो वो दोनों आइडल है, हर कोई मानता है। बट फिर भी उन्हें एक चूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक को चूज़ नहीं करते, आप कहते कि मैं किसी का फैन नहीं हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं जज करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। आप देखो, जो इंस्टाग्राम में देखो, रोनाल्डो के फॉलोअर्स देखिए आप, वो एक ट्रेंड बन चुका है कि अच्छा ये भी रोनाल्डो को फॉलो करता है, अच्छा ये भी रोनाल्डो को फॉलो करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं होंगे रोनाल्डो को सही से, बट वो फॉलो करते हैं क्योंकि ट्रेंड बन चुका है।
तो रोनाल्डो मेसी भी एक ट्रेंड चल रहा है, अब थोड़ा कम हो चुका हो क्योंकि लाइक दे बोथ आर प्लेइंग विद डिफरेंट डिफरेंट क्लब। एक आपका इंटर मियामी चले गया, एक अल नसर चले गया, तो वो जो इंग्लैंड की जो टॉप लीग्स हैं या जो बुंदेसलीगा वगैरह इनको छोड़ के चले गए हो, तो अब वो थोड़ा सा ट्रेंड कम हो चुका है। बट हाँ, आज भी वो लड़ाई चलती है कि मैं रोनाल्डो फैन हूँ, मैं मेसी फैन हूँ। प्लेयर्स भी यही लड़ते रहते हैं, रियल लाइफ में भी लड़ते हैं। जब रोनाल्डो गोल मारता है तो मेसी फैन को लोग इंस्टाग्राम वगैरह में या अपने दोस्त को फोन करके बोलते हैं कि देख आज रोनाल्डो ने ऐसा गोल मार दिया, मेसी कुछ नहीं कर रहा। जब मेसी करता है तो लोग रोनाल्डो के फैंस को फोन करते हैं। ये चलता है कल्चर, अरे बहुत लाइक अच्छा कल्चर है, मैं बोल सकता हूँ। मुझे तो बड़ा पसंद है इस चीज़ की, मैं भी फ़ैन हूँ। लाइक मैं बचपन से रोनाल्डो मेसी दोनों का फ़ैन हूँ, क्योंकि रोनाल्डो बहुत हार्ड वर्क करके। रोनाल्डो की डाइट डिस्कस होती है, मैं हम भी ऐसे कर सकते हैं, करता हाँ, लाइक उनकी फिटनेस डिस्कस होती है कि ये इतना फिट कैसे है अभी तक। लाइक वो एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि अभी भी इज इन 41 ईयर्स ओल्ड एंड उनकी क्या फिटनेस, आज भी एक फिटनेस शायद है। टेस्ट भी होता है फुटबॉल में या नॉर्मली एथलीट करवाते हैं कि उनका टेस्ट हुआ था जब वो शायद 32 ईयर्स एज के थे, तो उनका जो बॉडी, मतलब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं उस टेस्ट के बारे में, लेकिन वो एक 18 साल के यंग एथलीट की तरह बॉडी थी उनकी, वो चेक हुआ था कुछ उनका। देखो हर एक इंडिविजुअल की जो कहते हैं, जिस जिस टॉपिक में बात कर रहे हो, जैसे आप हो मैं हूँ, हमारे दो एज होगी। एक हो जाएगी, मैं एक एज होगी हमारी बर्थ एज जो रहती है, और एक होती है बायोलॉजिकल एज। हम्म। तो जब उनकी बायोलॉजिकल एज चेक करी थी उस टाइम पे, जब वो 32 के थे, तो उनकी 18 ईयर्स ओल्ड निकली थी बायोलॉजिकल एज। ओके, इट इज मैंने भी बिकॉज ऑफ उसका जो हार्ड वर्क है वो करते हैं। यस, जैसे मैं आपको बताऊं कि 2023 में एक नॉर्मल लाइक इतना ट्रस्टेबल मशीन नहीं है, बट एक मशीन है क्राडा स्कैन। तो मैंने जब उसमें अपना टेस्ट करा था, मैं 25 का था, समथिंग 24 का था शायद। जब मैंने टेस्ट करा था तो मेरी एज भी 22 निकली थी उसमें, 2 साल कम। 2 साल कम निकली थी उस टाइम पे। तो इसी तरीके से एक मशीन है, पर्टिकुलरली मुझे नाम नहीं पता उसका। हम्म। उस मशीन से उनकी बायोलॉजिकल एज जब चेक करी थी तो 17 18 ईयर्स ओल्ड निकले थे। ये बहुत ही लाइक ये ट्रेंड चला था उस टाइम पे, जो सब वो लोग इसके बारे में डिस्कस करते थे। तो तब मैंने भी सुना था इसके आप बारे कैसे मेंटेन करते हो अपनी डाइट को, आप क्या क्या खाते हो दिन भर में, क्या क्या रूटीन रहता है आपका? में। देखो मैं आपको बताऊँ, जो डाइट का जो सिनेरियो रहता है, इस टोटली डिपेंड ऑन अ कैलोरीज। हम्म प्रोटीन कितना इंटेक कर रहे हो आप, कार्ब्स कितना इंटेक कर रहे हो, और फैट अगर आप ले रहे हो तो लेते हर चीज़ में फैट मिल ही जाता है। आप जैसे एक एथलीट की जो होती है उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मुझे हमेशा या तो कैलोरी डिफिसिट या हम्म कैलोरी इनटेक, तो हमेशा मुझे कैलोरी इनटेक ज़्यादा लेनी पड़ती है क्योंकि हम वर्कआउट करते हैं। और हमारा मेरी तो जो पर्सनल डाइट जो मेरी बनती है वो पीओबी पावर बेसिक के थ्रू बनती है, वहाँ से कोच मेरे डाइट प्लान बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि लाइक आपकी कैलोरी सरप्लस में लोगे, या तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डिफिसिट में जाता है, आपको वेट अगर गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में जाता है। तो मैं इतने साल से मेरी हमेशा कैलोरी सरप्लस में गई है। मुझे जो मेरी एक्चुअल कैलोरीज है, मेरी बॉडी वेट, मेरे हाइट के जो है उसके अकॉर्डिंग मेरी हमेशा कैलोरी ज़्यादा बना के मिलती है मुझे। और बेसिकली फूड में मैं बात करूँ तो मैं नेचुरल फूड जो को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैं प्रोटीन का कंज्यूम करता हूँ, बट उसके साथ साथ मैं बाकी सप्लीमेंट भी लेता हूँ। बट मैं जो नेचुरल जो डाइट है, जैसे रोटी चावल दाल, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फुटबॉलर्स का जिम सेशन कैसा होता है, मतलब नॉर्मली क्रिकेटर्स की तरह या नॉर्मल जो जिम लोग करते हैं वैसे, या फिर अलग सेशन होता है फुटबॉलर्स का? जो एथलीट्स हैं जो मैंने पहले देखे थे, हम्म वो नॉर्मल जिम सेशन करते थे, लाइक कि वेट उठा लिया, डंबल्स मार लिए। बट जो फुटबॉलर का जो जिम सेशन होता है वो बहुत अलग होता है। ओके। लाइक हर किसी स्पोर्ट्स का जिम सेशन अलग होता है। वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। जैसे प्लायोमेट्रिक्स होती है, और कुछ मूवमेंट होती है जो जिम करते कर सकते हो आप, अगर आप वेट लाइक उसका पर्सनल पीआर कितना है, और ऐसे बहुत चीज़ें होती है जो उनकी बहुत ही जिम डिफरेंट होती है। मैं ये सब इसलिए पता है कि मैंने अपने सामने देखा है जो एथलीट्स ट्रेनिंग करते हैं। हम्म। तो जिम बहुत ही अलग होती है, एथलेटिक जिम अलग होती है और नॉर्मल जिम अलग होती है। गोलकीपर के लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए, कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना है? अगर कोई गोलकीपर बनने की सोच रहा है तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? बॉडी पार्ट तो आपको फुल बॉडी ट्रेन करनी पड़ेगी, वो स्ट्रांग होना चाहिए। बट मैं एक एक्सरसाइज आपको बता सकता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। गोलकीपर्स को प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए, ओके। क्योंकि वो उनका सबसे ज़्यादा रोल प्लायोमेट्रिक्स का ही है। अगर आप प्लायोमेट्रिक्स कर रहे हो तो गेम में वो आपको दिखेगा, क्योंकि हमें जंप करनी पड़ती है, हमें बॉल को ग्रिप करना पड़ता है। कीपर इज द ओनली पार्ट ऑफ फुटबॉल जो बॉल को हाथ से पकड़ सकता है ड्यूरिंग द गेम। बाकी कोई हाथ से नहीं पकड़ सकता, थ्रो इन के अलावा। ओके। वो भी थ्रो इन बाहर से करना पड़ता है, गेम के अंदर कीपर ही पकड़ सकता है। और हमें प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें बॉल जंप करके पकड़ना है, हमें जंप करनी है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। वी हैव टू डू प्लायोमेट्रिक्स। तो जो भी कीपर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, सो दे हैव टू ऐड प्लायोमेट्रिक्स इन देयर जिम रूटीन। कोई जैसे यंगस्टर है, उसको अभी 7-8 साल का है, एंड अब वो उसको इंडिया की फुटबॉल की टीम में आना है,
क्या क्या स्टेप रहते हैं किसी भी स्टेट से खेलने के लिए, कैसे कैसे करके आगे बढ़ सकता है वो? बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं भी बिल्कुल ज़मीन से उठ के कह सकता हूँ कि मैं जिस लेवल में भी आज खेल रहा हूँ, लाइक मुझे भी और आगे जाना है, बट जिसमें मैं खेल रहा हूँ मैं उसका आपको एक रूट बता सकता हूँ। मैं अपने यहीं से एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे रामनगर में था, उत्तराखंड में, वैसे मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में कोई लीग नहीं होती, तो वहाँ से प्लेयर का निकलना बहुत डिफिकल्ट है। मैं दिल्ली के कल्चर से बताता हूँ मैं एक स्टेट का। सबसे पहले होती है बी डिवीज़न। बी डिवीज़न के बाद जो टीम जीतती है वो खेलती है ए डिवीज़न। ए डिवीज़न जो टीम जीतती है वो खेलती है सीनियर डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न जो टीम जीतती है वो खेलती है दिल्ली प्रीमियर लीग। दिल्ली प्रीमियर लीग जो टीम जीतती है वो खेलती है आई लीग थर्ड डिवीज़न। आई लीग थर्ड डिवीज़न जो टीम जीतती है वो जाती है आई लीग सेकंड डिवीज़न। आई लीग सेकंड डिवीज़न जो टीम जीतती है वो जाती है आई लीग। और आई लीग जो जीतता है वो जाता है ISL। ओके, और आप अभी आई लीग में रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लब अभी को? आई लीग में मैं रेस्ट यूनाइटेड का पार्ट था। तो अब ये सब रिसेंटली आपने 4-5 साल के अंदर कवर करा? ये चीज़ मैंने DPL खेला। ओके, दिल्ली प्रीमियर लीग से। दिल्ली प्रीमियर लीग। आप किसी भी स्टेट के हो, आपको सबसे पहले अपनी स्टेट लीग खेलनी चाहिए। हम्म। आप अपनी स्टेट लीग खेलेंगे देन आप आई लीग 3 या आई लीग 2 जा सकते हो, लाइक स्टेप बाय स्टेप। तो ये फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाता है ये सारी ये चीजें? AFF के एक रूट मैप है। ओके। जो लोग आपने कभी सुना नहीं होगा, किसी लाइक ये किसी ने बोला भी नहीं होगा किसी पॉडकास्ट में कहीं भी। हम्म। तो ये बहुत, अगर आप नीचे से उठ रहे हो तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी स्टेट लीग, हम्म। वहाँ जो जीतता है वो आई लीग थर्ड जाता है। हम्म। थर्ड जीत के सेकंड डिवीजन, हम्म। सेकंड डिवीजन जीतने के बाद आई लीग, देन आई लीग के बाद आप ISL। ये ओके। क्लब्स ऐसे प्रमोट होते हैं और आप भी इस तरीके से अपना रूट एक मैप बना सकते हो और आगे जाने के लिए। देन ISL से आप AFC होता है। कौन सी राइट एज होती है किसी भी फुटबॉलर के लिए स्टार्ट करने के लिए? राइट एज आई थिंक 12 या 13 ईयर्स 12-13 साल उससे? उससे पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, हम्म। क्योंकि आप उसके बाद आप अंडर 15 इंडिया खेल सकते हो, अंडर 17 खेल सकते हो, अंडर 19 खेल सकते हो, अंडर 21 खेल सकते हो, अंडर 23 खेल सकते हो। तो राइट एज। इंडियन फुटबॉल सही ट्रैक पे चल रहा है अभी? बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है मीडिया में। पर्टिकुलर इस टाइम पे तो इंडियन फुटबॉल टोटली हिला पड़ा है, ओके। क्योंकि जो FSDL होती है हम्म। वो लोग ISL कराते हैं, हम्म। बट रिसेंटली उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ओके। उनका 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, हम्म। तो उनके 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। तो अभी जो इंडियन सुपर लीग है वो डिले हो चुकी है। ओके, जो ISL होती है। हाँ, अभी तक कंफर्मेशन नहीं कब स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, तो ओके। अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं है। तो थोड़ी सी कंडीशन बुरी है हम्म। और कोचेस की भी बड़ी दिक्कत चल रही है। कोचेस अभी नहीं मिल रहे? अभी रिसेंटली जो कोच थे मनोलो सर जो थे, उन्होंने अभी लाइक म्यूचुअल टर्मिनेशन कर दिया। अभी इंडिया अपनी हेड कोच ढूंढ रहा है मेन टीम के लिए। तो इंडिया में भी हेड कोच नहीं है? अभी करंट सिचुएशन में नहीं है। कितने टाइम से नहीं है? अभी लाइक 2-3 हफ्ते हो रहे हैं। अभी भी 2-3 हफ्ते हो रहे हैं अभी, ज्यादा टाइम? अभी लाइक 3 कोच उन्होंने कर रखे हैं। उनमें से एक इंडियन कोच है खालिद जमील, जो जमशेदपुर FC का कोच है। उनको भी उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है, उनके साथ 2 और है। आपने ट्रेन करा है फॉरेन कोचेस और इंडियन कोचेस के साथ? अभी रिसेंटली मैं राजस्थान यूनाइटेड में था आई लीग में, हम्म। तो हमारे कोच थे कोच वॉल्टर, वो स्पेनिश कोच है, तो उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी। डिफरेंस होता है इंडियन कोचेस और फॉरेन कोचेस में थोड़ा सा, माइंडसेट में या किसी चीज में? मैं आपको बताऊं, माइंडसेट में तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि फॉरेन जो कोच है उन्होंने, जैसे स्पेन में है तो उन्होंने स्पेन की फुटबॉल देखी है। जो इंडियन कोच होते हैं उन्होंने इंडियन फुटबॉल देखी है। तो जो मुझे लगता है इंडियन फुटबॉल के बारे में इंडियन कोच को ज़्यादा समझ रहती है। अदरवाइज फॉरेनर कोच जो रहता है उनको समझने में टाइम लग जाता है कि इंडियन फुटबॉल है कैसी। तो इंडियन कोचेस भी बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं, बहुत टॉप क्लास कोचेस हैं जो मैंने देखे हैं। तो डिफरेंस है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिनेश भाई, ऑलमोस्ट एंड पे हम पॉडकास्ट के, एंड कुछ चीज़ें पूछूंगा उत्तराखंड से रिलेटेड, कुछ चीज़ें पूछूंगा क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। आई लव टू आंसर अगर उत्तराखंड के बारे में तो आपने मुझे बताया था दिल्ली की एक बार स्टेट टीम में 9 प्लेयर उत्तराखंड के थे। यस। और ज़्यादातर हम भी नोटिस करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे एरिया से ज़्यादा फुटबॉलर निकलते हैं। हिल एरिया से ज़्यादा नेपाली लोग काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। क्या मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न लगता है आपको? मुझे लगता है ऐसा पर्सनली। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट हो गया और अपने उत्तराखंड हो गया, यहाँ से प्लेयर निकलते हैं। बाकी जो प्लेयर 2 और स्टेट जो बहुत फेमस है प्लेयर्स निकालने के लिए, वन इज कोलकाता एंड द अदर वन इज केरला। यहाँ से भी बहुत फुटबॉल निकलता है, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल कल्चर है, स्पेशली इन कोलकाता बहुत फुटबॉल कल्चर है। जो हिल एरिया से जो प्लेयर निकलते हैं वैसे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ की लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसी होती है कि आप कुछ ना करके भी आप बहुत कुछ कर देते हो। ओके। अगर सपोज आप पहाड़ में हो, मैं भी पहाड़ में रहा हूँ बचपन में, आप पहाड़ से हो, अगर मुझे सपोज पानी लेने जाना है तो हमारे यहाँ पानी पंधेरे में होता है।
तो एक रख के गगुर कहते हैं, गगुर रख दिया और पानी लेने चले गए। वो पानी ले आने जाने में ही फिटनेस हो जाती है प्लेयर की आधी ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर कोई हिल एरिया वाला कोई ट्रेनिंग करेगा तो उसकी प्लस हो गई फिटनेस। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है फिटनेस से। फिर बाकी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं जो हिल एरिया के लोग होते हैं, मैंने देखे हैं। कभी एडवांटेज मिला इस चीज़ का, कभी फील हुआ ऐसे, मतलब नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन और एनी स्टेट, बट कभी फील्ड पे ऐसा फील हुआ कि यार मैं थोड़ा पहाड़ी हूँ, मेरे जेनेटिक्स है, तो मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट तो मिल रहा है इन चीज़ों का? ये सच है, मुझे तो लगता है कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा खेल है और मुझे प्लस पॉइंट मिलता है मेरे जेनेटिक्स से, टू बी ऑनेस्ट। बहुत चीज़ें हैं जो मुझे बाय जेनेटिक्स मिली है और मुझे गर्व है उसमें, उसमें गलत नहीं क्योंकि है। एक ना एक बासु सर करके हैं, वो फिजिकल कंडीशनिंग कोच है, इंडियन टीम के थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी थे ओके। वो। तो वो बता रहे थे, जैसे कि वो बता रहे थे कि जैसे ऋषभ पंत के बारे में बता रहे थे, एम एस धोनी के बारे में बता रहे थे, और वो बता रहे थे शिखर धवन के बारे में, विराट कोहली के बारे में, कि दे आर पंजाबी, सो एक वो यस, चीज़ें हैं। टू स्ट्रॉन्ग। फिर वो बता रहे थे कि धोनी और ऋषभ पंत बाहर से इनका डीएनए है, तो दे आर फिजिकली रियली स्ट्रांग, उन्हें अंदर वो दिखेंगे नहीं लेकिन वो ऐसे स्ट्रांग है। आपने फील करा है ऐसे अपने आसपास ऐसे प्लेयर्स में? बहुत करें मुझे तो बहुत अपने पहाड़ी प्लेयर्स को देख के ऐसा लगता है कि लाइक दे आर गॉड गिफ्टेड। हम्म काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं करी बट उन्हें मिल गई है। हम्म। तो मुझे तो ऐसा फील हुआ है और देखा भी मैंने। व्हाट इज योर प्लान इन द नेक्स्ट 5 years? कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? डेफिनेटली मैं आईएसएल में अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं आईएसएल खेलूँ। और थोड़ी सी एज का एक इशू है क्योंकि काफ़ी एज हो चुकी है मेरी, इट इज़ 28 समथिंग अबाउट। हम्म तो इंडियन फुटबॉल में देखना चाहता हूँ मैं अपने आप को, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये एज जो है वो मुझे रिस्ट्रिक्शन करेगी उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने में। तो बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइक कैरियर को, फुटबॉल कैरियर को फुल स्टॉप देने से पहले मैं इंडियन सुपर लीग खेलूँ और अपने उत्तराखंड का थोड़ा नाम करूँ। और जो भी मेरे जिनने मुझे सपोर्ट करा है, मेरे कोचेज़ और जिनने मेरी ट्रेनिंग करते हैं, पीओबी कोचेज़, एंड मेरे जो चाहने वाले कह सकता हूँ मैं, लाइक जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उन सबको मैं लाइक आईएसएल खेल के एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं दिनेश कर सकता हूँ। चौधरी जब फुटबॉल छोड़े तो वो क्या चाहता है कि लोग उसके बारे में कैसे बातें करें? जैसे सुनील छेत्री के बारे में आपने बात करा कि जी। आपने बताया, आप क्या चाहते हो लोग आपके बारे में कैसी बातें करें? मेरा फुटबॉल खेलने का हमेशा एक सपना रहता है कि मैं बाकी जगह से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हम्म वहाँ दे विल टेक माय नेम एज एग्जाम्पल कि लुक एट दैट गाय दिनेश, यहीं रहता था, यहीं खेलता था, आज उस लेवल में खेल रहा है। ओके। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक लेगेसी रहे कि मेरे बाद भी जो मैं अचीव नहीं कर पाया हम्म या नहीं कर पाऊंगा या जो भी चीज़ रहेगा, आई विल ट्राई कि मैं अचीव कर पाऊँ। पर नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के कोई और आके, हम्म। जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं डेफिनेटली उन्हें रोड मैप दूंगा, वो लोग अचीव करें उस चीज़ को, और अगर वो अचीव करेंगे तो मेरा भी सपना पूरा होगा। बट अभी है एज, तो मैं ट्राई करूँगा कि इन अपकमिंग 5 years मैं वो सारी चीज़ें अचीव करूँ जो मैं चाहता हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी लाइक मेहनत, हार्ड वर्क, पेशेंस चाहिए उस चीज़ के लिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, बट आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली इंडियन फुटबॉल के बारे में। जनरली फुटबॉल के पॉडकास्ट बाहर नहीं आते इंडिया में, और आपने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई और जनरल सी कन्वर्सेशन सी, तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ द लक कि आप जल्दी जो आपके गोल्स हैं आप पूरे करें, और आप ऑलरेडी मोटिवेशनल हो हम जैसे लोगों के लिए जो उत्तराखंड से आते हैं या छोटे स्टेट से आते हैं। थैंक यू सो इतना मच। अपने 4-5 साल में आपने इतना कुछ अचीव करा, तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग इन माई शो। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच सोनू जी। और जो सारी बातें हैं, लाइक ऐसे नहीं कि मैं पहले हमारा डिस्कस हुआ हो, ये हम्म सब जो मेरे दिल से हो मैंने बोला। हम्म। लाइक कुछ मैंने अगर ऊपर नीचे रहा हो तो सो सॉरी फॉर द पीपल जिन्हें ये चीज़ गलत लगी हो, बट ये मेरा हॉनेस्ट रिव्यू बोल सकता हूँ, हॉनेस्ट हॉनेस्ट चीज़ें थी जो मैंने बोला। हम्म। एंड थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट से आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए कुछ नया फुटबॉल के बारे में जानने को मिलेगा। एंड अपकमिंग फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो और ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉलर्स निकले हमारे इस पर्टिकुलर इंडिया के लिए, और हम जल्दी फीफा में खेलें एंड वन डे वी विल अचीव द फीफा ट्रॉफी। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच।